गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कवि सुमित्रानंद पंत की कविताओं में प्रकृति चित्रण। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पंत के काव्य में प्रकृति चित्रण। सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति के सुकोमल कवि के रूप में समादृत हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा, बहुत पहले हम लोग यानी कि करीब 9th 10th 11th और 12th में ये देखे होंगे कि जो छायावाद है उसमें चार कवि महत्वपूर्ण हैं। पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है या प्रकृति का सुकोमल कवि हम लोग यहाँ पर ही देखते हैं। आगे चलिए अब देखते हैं कि डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, यानी जो डॉक्टर नागेंद्र हैं उन्होंने अपना व्यू दिया है सुमित्रानंद पंत पर, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पंत जी मूलतः प्रकृति के कवि हैं। उनकी काव्य चेतना के निर्माण में प्रकृति का विशेष प्रभाव है। पंत जी ने तो स्वयं ही वह स्वीकार किया है कि उनको काव्य रचना करने की प्रेरणा भी प्रकृति से ही प्राप्त हुई है। उन्होंने स्वीकार किया है कविता की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति से प्राप्त हुई है। उन्होंने स्वीकार किया है कविता की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है। फ्रेंड्स, कवि डॉक्टर नागेंद्र जी का यही स्टेटमेंट है कि जो कुछ भी सुमित्रानंद पंत आज हैं, यानी कि उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रकृति का है। इसलिए वे प्रकृति पर कविताएं लिखते हैं और प्रकृति पर अधिक से अधिक कविताएं लिखने के कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति के बहुत करीब रहे हैं, प्रकृति को बिल्कुल अनुभव किया है। प्रकृति के अनेक के प्रकार से जो क्रियाएं हैं उसको उन्होंने देखा, समझा, तब जाकर उन पर अपनी कविताएं लिखा है। यह तो फ्रेंड्स हो गई कवि सुमित्रानंद पंत जी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। अब हम लोग आगे चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे कवि जो सुमित्रानंद पंत हैं उनकी जो प्रकृति है वह किन किन रूपों में हुई है। तो चलिए इसका पहला रूप देखते हैं आलम्बन रूप में। इनकी जो कविताएं हैं उसमें जो प्रकृति चित्रण है उसमें जो सबसे पहला रूप है वह आलम्बन रूप में हमें दिखाई देता है। आलम्बन रूप में प्रकृति कवि के लिए सागन्ना होकर साध्य है। प्रबंध काव्य में प्रकृति के संश्लिष्ट चित्र के लिए अधिक अवकाश रहता है, किंतु गीत काव्य में हमें प्रकृति का समग्र रूप एक साथ नहीं मिल पाता। फ्रेंड्स, जो गीत काव्य है हम उसमें देखते हैं कि प्रकृति का उतना समग्र रूप तो नहीं प्राप्त होता है, लेकिन गीत काव्य भी अपने आप में एक अच्छी कविता है। अच्छी कविता इसलिए है कि सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति के निकट तो रहे ही हैं, उन्होंने गीत काव्य पर भी बहुत अधिक काम किया है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चाहे गीत काव्य हो, चाहे प्रकृति से संबंधित कविताएं हों, कोई भी कविता हो, उसको लिखते समय कवि सुमित्रानंद पंत जी को कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। इसलिए जो उनकी कविताएं हैं हम उसमें देखते हैं कि अत्यंत प्रवाहमयता रहती है और हम उस लोग उसको पढ़ने के लिए बहुत ही अधिक उत्सुक रहते हैं। आगे फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि पंत जी ने गीतों की रचना की, अतः उनके गीतों में प्रकृति के अनेक तंत्रों के स्पर्श तक एक साथ केंद्रित रूप में अभिव्यक्ति नहीं हो पाए हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत संश्लिष्ट चित्रण प्रणाली और नाम परिग्रहण शैली दोनों रूप द्रष्टव्य हैं। बादल, आंसू, बसंत श्री, परिवर्तन, गुंजन, एकतारा, नौका विहार, हिमाद्री आदि कविताओं में यह प्रणाली अपने पूरे आवेग के साथ उभर कर सामने आई है। फ्रेंड्स, यानी कि जो इनकी कविताएं हैं, यानी संश्लिष्ट चित्रण प्रणाली और परिग्रहण शैली, ये दोनों शैली जो हैं वह इनकी जो इतनी कविताएं हैं, कौन कौन सी कविताएं? बादल, बसंत श्री, परिवर्तन, गुंजन, एकतारा, नौका विहार, हिमाद्री। नौका विहार ये फ्रेंड्स हम लोगों के सिलेबस में है और बहुत अच्छी कविता भी है। इसको हम लोग देते हैं कि कवि सुमित्रानंद पंत जी के यहाँ बहुत ही अच्छे रूप में देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स हम लोग इसके एक उदाहरण के बारे में चलिए देखते हैं। पावस ऋथि पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृत वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार।
इस प्रकार चित्रों में प्रकृति की रमणीयता को ही उभारा गया है। फ्रेंड्स, ये जो चित्र हैं यहाँ पर जो यानी कि मानवीकरण किया गया है उसमें अधिक उनकी जो रमणीयता है उसको ही ऊपर दिखाने का प्रयास किया गया है। ऊपर इसलिए दिखाने का प्रयास किया गया है क्योंकि यदि हम किसी भी प्रकृति के चित्र को दिखाने का प्रयास करते हैं वह अत्यंत रमणीय अवस्था में रहना चाहिए, अत्यंत सुंदर अवस्था में रहना चाहिए, अत्यंत आकर्षित अवस्था में रहना चाहिए, तभी भी कोई व्यक्ति उसको देखकर आकर्षित हो सकता है। जब व्यक्ति कोई उसको देखकर आकर्षित होता होगा तो जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रानंद पंत, उनकी कविताओं को पढ़ने के लिए वह अधिक और उत्सुक होगा। हम लोग आगे देखते हैं कि नाम परिगणन शैली के आधार पर प्रकृति का आलम्बन रूप कलरव, ग्रामश्री आदि कविताओं में उभरा है। यानी जो परिगणन शैली है वह कलरव और ग्रामश्री जो इनकी कविताएं हैं उसमें हमें बहुत अधिक देखने को मिलता है। अब इसका जो एक उदाहरण है तो चलिए देखते हैं। मगदे कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ नीच दुड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। ये तो फ्रेंड्स हो गई इनके एक उदाहरण के बारे में, यानी कि जो आलम्बन रूप का उदाहरण था। अब हम लोग इसके उद्दीपन रूप जो सेकंड रूप है यानी प्रकृति चित्रण का उसको देखने का प्रयास करते हैं। उद्दीपन रूप, जहाँ प्रकृति मानव भावनाओं का उद्दीप्त करती है वहाँ प्रकृति का उद्दीपन रूप होता है। इसमें सुखद क्षणों, संयोग आदि और सुखद क्षणों, वियोग आदि सुखद क्षणों, संयोग आदि और यहाँ पर कह सकते हो दुखद क्षणों, वियोग आदि के कवि भावों को उद्दीप्त करने के लिए प्रकृति का उपयोग करता है। पंत जी ने दोनों प्रणालियों को अपनाया है। मधुस्मृति, मधुबन, गृहकाज, गुंजन, मिलन, प्रथम मिलन आदि कविताओं में उत्तेजना प्रदान करती हैं। फ्रेंड्स, जो उद्दीप्त करना मतलब उत्तेजना प्रदान करना, इसमें हम देखते हैं कि जो सुखद क्षण अर्थात जो संयोग के क्षण होते हैं, दुखद क्षण में जो वियोग के क्षण होते हैं, वो दोनों ही समय में जो सुमित्रानंद पंत जी हैं उसमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो कविताएं हैं वह लगातार उत्तेजित करती हैं अर्थात उद्दीप्त करती हैं। यानी कि जो कुछ कविताएं हैं यानी चुनी कविताएं कौन सी हैं वे मधुबन, गृहकाज, गुंजन मिलन, प्रथम मिलन आदि कविताओं में उत्तेजना प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके उदाहरण के बारे में चलिए देखते हैं। डोलने लगी मधुर मधुपात, हिला तृण वरतति कुंज तिरुपात, डोलने लगी प्रिय मृदु बात, गुंज मधु गंध धूल हिमगात, आज मुकुलित कुसुमित सब ओर तुम्हारी छवि की छटा अपार, फिर रहा मधुप्रिय भौर नयन पलकों के पंख पसार। वियोग के क्षणों में प्रकृति के उद्दीपनकारी रूप ग्रंथ आंसू उच्छ्वास आदि कविताओं में उभरा है। इसका एक उदाहरण है, चलिए देखते हैं। यानी कि जो वियोग के क्षण होते हैं, ये तो संयोग का जो क्षण है उसमें इसका उदाहरण है। डोलने लगी मधुर मधुपात, हिला तृण वरतति कुंज तिरुपात, डोलने लगी प्रिय मृदु बात, राज गुंज मधु गंध धूल हिमगात। अब फ्रेंड्स, इसके जो वियोग की कविताएं हैं वो कौन कौन सी ग्रंथ आंसू उच्छ्वास इत्यादि से जो रिलेटेड एक उदाहरण है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखता हूँ जब उपवन पियालों के फूलों के, प्रिय भर भर अपना यौवन पिलाता है मधुकर को। तो फ्रेंड्स, हो गए इसके उदाहरण के बारे में जो उद्दीपन रूप था। अब हम लोग इनके तीसरा रूप के बारे में देखते हैं, संवेदनात्मक रूप। इनकी जो प्रकृति चित्रण है उसके संवेदनात्मक रूप में चलिए देखते हैं। यह दो प्रकार का होता है, जहाँ प्रकृति मानव के उल्लास के साथ आनंदित दिखाई देती है, दूसरा है जहाँ प्रकृति भी दुखी मानव के साथ आंसू बहाती है। पंत जी ने दोनों ही चित्र उभारे हैं। यानी जो संवेदना मतलब संवेदनशील, जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है, यदि हम उसको देखकर रो दें तो हमारा संवेदना उसके प्रति हो गया, हम उसके प्रति संवेदनशील हुए। यदि वह हंस रहा है, हम उसके साथ उसके जो प्रसन्नता उसमें पार्टिसिपेट किए, उसमें हिस्सा लिए अपना, तो उसमें भी वह संवेदनशील ही कहा जाएगा। फ्रेंड्स, ये तो हो गए इनके संवेदनात्मक रूप की बात। अब हम लोग बात करेंगे रसात्मक रूप में।
प्रकृति में ईश्वर की व्याप्ति है, क्योंकि ईश्वर समस्त जगत में व्याप्त है, अतः प्रकृति में परम तत्व का आभास करते ही कवि रहस्यवादी हो जाता है। फ्रेंड्स, जैसे ही हम परमात्मा में एक परम तत्व का आभास करते हैं, हम पाते हैं कि कुछ ना कुछ परमात्मा में है, वहीं पर वह रहस्यात्मक चित्रण वर्णन हो जाता है। इसका एक उदाहरण है, चलिए देखते हैं। एक कवि के असंख्य उद्गन, एक ही सब में स्पंदन। कवि को कोई निमंत्रण दे रहा है, पर वह कौन है, यही तो जिज्ञासा भाव है। जाने तपक तड़ित में कौन, मुझे इंगित करता मौन, ना जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। यह तो फ्रेंड्स हो गई कवि सुमित्रानंद पंत जी की रहस्यात्मक बात। अब हम लोग बात करेंगे प्रतीकात्मक रूप, यानी कि जो कविताएं हैं, इनकी कौन सी कविताएं, प्रकृति से संबंधित कविताएं हैं, उसका प्रतीकात्मक रूप चलिए देखते हैं। वर्तमान काव्य में प्रकृति का प्रयोग प्रतीकों के रूप में भी किया गया है। यानी फ्रेंड्स, जो आधुनिक युग की कविताएं हैं, उसका प्रयोग हम प्रतीकों के रूप में भी किया गया है। इसको देखते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों को संबोधित किया है, ठीक उसी प्रकार सुमित्रानंद पंत ने भी अपनी कविताओं में प्रकृति को भी मानवीकरण के रूप में प्रयोग किया है। प्रायः प्रकृति के उपकरण विविध भावों, रूपों एवं क्रियाओं के प्रतीक बनकर आधुनिक युग के काव्य में उभरे हैं। पंत जी ने प्रकृति का प्रयोग प्रतीकों के रूप में किया है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उदाहरण देखते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही जल्दी हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी चुंबन सोने का पोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्न धार। ये तो फ्रेंड्स हो गई प्रतीकात्मक रूप का उदाहरण। हम लोगों ने अब तक क्या बात किया, अब उसको चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था आलम्बन के रूप में, जो प्रकृति चित्रण है। दूसरा उद्दीपन रूप में, तीसरा संवेदनात्मक रूप में, और पांचवा है चौथा कह सकते हो प्रतीकात्मक रूप में, पांचवा है, और ये चौथा रहस्यात्मक रूप में। ये तो फ्रेंड्स हो गई कवि सुमित्रानंद पंत की जो कविताएं हैं। इनकी कौन सी कविताएं, जो प्रकृति से संबंधित कविताएं हैं, इनकी जो कविताओं की प्रतीकात्मक विशेषता है, इनकी जो कविताओं में प्रकृति है, प्रकृति का वर्णन है। इनकी कविताओं में हमने देखा कि सुमित्रानंद पंत की कविताओं में कौन कौन से प्रकृति चित्र पाए जाते हैं, उसका हमने वर्णन किया। ये फ्रेंड्स, ये जो वीडियो था यह सुमित्रानंद पंत की उसी प्रश्न पर था कि सुमित्रानंद पंत की कविताओं में प्रकृति चित्रण का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए इनके कंप्लीट प्रकृति चित्रण की बात। मिलते हैं हम इनके नेक्स्ट वीडियो में कुछ कविताओं के साथ। बने रहिए यूट्यूब चैनल पर, हम आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस यहीं पर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।